हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट का हमने एक टॉपिक तो कंप्लीट कर लिया है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, है ना। और कि पाचन की कार्य की कैसे होती है। अब हम दूसरा टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, यानी उत्सर्जन की कार्य की कैसे होते हैं, कैसे एक्सक्रीशन वाला काम हमारी बॉडी में होता है। तो इसको चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में सबसे पहले वर्ड जो आता है, एक वर्ड आता है होम्योस्टासिस। HOMEOSTASIS, होम्योस्टासिस। तो क्या मतलब होता है शब्द का, होम्योस्टासिस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, जितने भी मैं चीज़ें आपको स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रही हैं, आपको हर एक वर्ड अपनी कॉपी में नोट करना है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको ये दे रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपने इनको अपने शब्दों में और इनके अंदर वर्ड्स को बढ़ाना है। और लास्ट लेक्चर में, मतलब लास्ट क्लासेस के अंदर हमने फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन ख़त्म कर दिया था। अब हमारा फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, ये हमारी यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक है, जिसे हम आज कंप्लीट करेंगे। मतलब आज तो नहीं होगा, खैर आगे वाली आने वाली क्लासों के अंदर से हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि उत्सर्जन की जो कार्य की है वो कैसे होती है, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। तो पहला वर्ड इसमें आता है हमारा होम्योस्टासिस। होम्योस्टासिस का अर्थ क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट। अर्थात होम्योस्टासिस का मतलब क्या है कि शरीर के अंदर स्टेडी स्टेट, मतलब एक स्थिरता को प्रदान करना है, हमारी बॉडी को एक मेंटेनेंस हमारी बॉडी के अंदर बनाए रखना। और ये किसने, वॉल्टर कैनन ने इसके बारे में डिस्कवरी की थी। होम्योस्टासिस मैकेनिज्म आर इम्पॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल लाइफ हैज़ द मेंटेन कंडीशन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो क्रियाविधि है होम्योस्टासिस, नॉर्मल लाइफ को बनाए रखने के लिए कैसे एक मेंटेन कंडीशन के अंदर एक एक सही स्थिति में बनाए रखने के लिए, लाइफ को एक सही स्थिति में बनाए रखने के लिए होम्योस्टासिस जो मैकेनिज्म है हमारे शरीर में जो होता है बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे शरीर के अंदर एक स्टेडी स्टेट, एक कंटिन्यूटी, एक स्थिरता बनी रहती है हमारे शरीर के अंदर। क्या होता है, प्रोसेस विच इज़ कंसर्न्ड विद रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इज टर्म्ड हैज एक्सक्रीशन। होम्योस्टासिस का अर्थ क्या है, शरीर के अंदर स्थिरता वाली स्थिति। और ये स्थिरता की जो स्थिति है, जो मेंटेनेंस है, वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है, होम्योस्टासिस, राइट। और ये हमारे नॉर्मल लाइफ की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्रोसेस क्या है, विच इज़ कंसर्न विद द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल। और इस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, हमारे शरीर के जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस मतलब जो नाइट्रोजन से बने हुए जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, उनको शरीर से क्या करना, बाहर निकालना, रिमूव करना, प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। और वो कौन कौन हो सकते हैं, हमारे शरीर से नहीं, मतलब जितने भी जीव हैं उनकी जो जो जीव एक्सक्रीशन करते हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं वो, यूरिक एसिड की फॉर्म में यूरिया, CO2, अमोनिया, सॉल्ट और एक्सेस ऑफ वाटर। जो पानी शरीर ज़्यादा एक्सेस मतलब ज़्यादा मात्रा में जो जल आपकी बॉडी में आ गया है उसको बाहर निकालना भी एक्सक्रीशन के प्रोसेस में ही आता है। तो यूरिक एसिड हो गया। उत्सर्जन क्या कहलाता है, उत्सर्जन का मतलब अर्थ क्या हुआ कि हमारे शरीर से या जीवों के शरीर से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन कहलाती है। यूरिक एसिड, यूरिया, CO2, अमोनिया, सॉल्ट, एक्सेस वाटर, राइट। आगे देखते हैं, कहता है प्रोटीन को तोड़ा जाता है अमीनो एसिड में और न्यूक्लिक एसिड से टूटता है नाइट्रोजनस बेस। मतलब जब प्रोटीन का जो, प्रोटीन किन से बनी होती है, अमीनो एसिड से। तो प्रोटीन का तोड़ा गया अमीनो एसिड में, और न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होते हैं, जब इनको ये टूटते हैं तो क्या निकलते हैं उनसे, नाइट्रोजनस बेस, मतलब नाइट्रोजन से बने हुए बेस जो होते हैं वो निकलते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है। वही तो उनको क्या दे रहा है, ये जो अमीनो एसिड कैसे बनते हैं, जब इसमें NH2 ग्रुप लगा होता है, तो ये इसमें क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है। तो मोस्ट फ्रेश वाटर एक्वाटिक एनिमल्स, जितने भी स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, वो सारी सभी के सभी किस किस चीज़ को एक्सक्रीट आउट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, अमोनिया को वो उत्सर्जित करते हैं, अपने शरीर से बाहर निकालते हैं अमोनिया के रूप में। क्योंकि अमोनिया, अगर वो कोई भी जीव अगर अमोनिया अपने शरीर से निकाल रहा है, मतलब उसके आसपास और उसके अंदर जल की बहुत अच्छी और अधिक मात्रा पर्याप्त उसको प्राप्त है। नेक्स्ट आता है कैटेगरी मैमल्स, मोस्ट एम्फीबियंस और स्नेक। तो मतलब यहाँ बात कर रहे हैं मोस्ट फ्रेश वाटर एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक मतलब जलीय जीव, जितने भी जलीय जीव होते हैं, अधिकतर जो जलीय जीव होते हैं वो अमोनिया को शरीर से बाहर निकालते हैं अमोनिया के रूप में। और मैमल्स स्तनधारी जीव, और मोस्ट एम्फीबियन ज़्यादातर जितने भी उभयचरी जीव होते हैं, और जो स्नेक होते हैं, है ना, सर्प जो होते हैं, वो सारे के सारे किस फॉर्म में, यूरिया के रूप में निकालते हैं।
बर्ड्स, इंसेक्ट, मैनी रेप्टाइल और लैंड स्नेल्स। जितने भी पक्षी होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, और अधिकतर जो आपके जो रेप्टाइल हैं और जितने भी लैंड स्नेल है ना, लैंड LAND, लैंड स्नेल SNAILS, जो लैंड धरती पर चलने वाले जो स्नेल्स हैं वो सारे के सारे यूरिक एसिड के रूप में अपने शरीर से पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं। आगे बात करते हैं। कहता है एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी मैटर आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। कहते हैं वो आप जीवों को बांट सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मतलब बांट सकते हो किस आधार पर? उनके द्वारा उत्सर्जन, जो उत्सर्जित पदार्थ हैं, वो जिन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उसके आधार पर भी आप जीवों को बांट सकते हो, और उसकी ऐसी 3 कैटेगरी आप बना सकते हो। 3 कैटेगरी कौन कौन सी होगी? तो पहली कैटेगरी होगी एमोनोटैलिक, यूरोटैलिक और यूरिकोटैलिक। अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। तो करेक्टर देख लेते हैं। पहला करेक्टर, हमारी पहली विशेषता है एक्सक्रीटरी मैटर। तो जो अमीनोटैलिक टाइप के जो जीव होते हैं वो अमोनिया सिक्रीट करते हैं, जो यूरिकोटैलिक टाइप के होते हैं वो यूरिया करते हैं, और जो यूरिकोटैलिक टाइप के होते हैं वो यूरिक एसिड करते हैं। दूसरा रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, जो अमोनोटैलिक जीव हैं, जो अमोनिया अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, उनको पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, वेरी लार्ज। यूरिकोटैलिक वालों को पानी की ज़रूरत लेस देन अमोनिया, इनसे कम होती है, और ये इनको सबसे कम पानी चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, कैसे होता है इनके अंदर मैकेनिज्म? बाय द डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू द गिल सरफेस इन फिश हैज़ अ अमोनियम आयन। ये उत्सर्जन कैसे करते हैं? या तो डायरेक्ट अपनी शरीर से कर देते हैं, बॉडी सरफेस जो उनका शरीर की जो सतह है उसी से कर देंगे डायरेक्ट, या गिल से कर सकते हैं, गिल सरफेस से। फिश जो मछली होती है वो गिल सरफेस से करती हैं, और किस रूप में करती है? अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव के रूप में वो शरीर से उन्हें बाहर निकाल देती है। और ये इनके अंदर एक्सक्रीशन का, उत्सर्जन का जो क्रियाविधि है वो कैसे होती है? अमोनिया प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड विच इज फिल्टर्ड और एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी। तो वो कहता है कि यहाँ पर क्या है, जो अमोनिया प्रोड्यूस हुई कब? जब जितनी भी शरीर के अंदर अपचयन अभिक्रियाएं चल रही है ना, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो चल रही है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, तो वहाँ अमोनिया प्रोड्यूस होता है। फिर उसे यूरिया में कन्वर्ट किया था, कहाँ पर? लीवर के अंदर। सारा अमोनिया कहाँ जाता है? लीवर के पास, और लीवर से कन्वर्ट करता है यूरिया के अंदर। फिर उस यूरिया को शरीर से रिलीज इनटू द ब्लड, और लीवर से उस यूरिया को कहाँ डाल देता है? ब्लड के अंदर। और बाद में वो ब्लड कहाँ फिल्टर्ड होता है? किडनी में जाके। किडनी उस सारे ब्लड को फिल्ट्रेट करती है, छानती है, और उसमें से उस यूरिया को बाहर निकाल लेती है। और उसके बाद फोर्थ कंडीशन आ गई टॉक्सिसिटी, कि इनमें कितनी विषैलता होती है। ये सबसे ज़्यादा होती है हाईएस्ट अमोनियोटैलिक वाले में, जो अमोनिया उनमें सबसे ज़्यादा विषैलापन होता है। इसमें फर्स्ट वाले से अमोनियोटैलिक से कम होता है यूरोटैलिक में, और सबसे कम होता है यूरिकोटैलिक में, राइट। उसके बाद फिफ्थ कंडीशन एग्जांपल देख लें, तो अमोनियोटैलिक का एग्जांपल है टीलोस्ट, टैडपोल, एक्वाटिक इंसेक्ट जो जलीय कीट होते हैं। और यूरिकोटैलिक का एग्जांपल है मैमल, शार्क, स्तनधारी जीव जितनी भी शार्क्स होती हैं। और यूरिकोटैलिक का एग्जांपल है बर्ड, इंसेक्ट, लैंड स्नेल्स और मैनी रेप्टाइल्स। ज़्यादातर जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं आपके, जो रेंगने वाले जीव, वो सभी के सभी यूरिकोटैलिक होते हैं, राइट। तो इसका भी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन है वो भी इसका भी सेम ही होता है, किडनी के अंदर ही होगा, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द एनिमल्स। कौन कौन से उत्सर्जी अंग मिलते हैं हमें जीवों के अंदर? तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है प्रोटोनेफ्रिडिया, दूसरा होता है नेफ्रिडिया, तीसरा होता है मेल्फिगियन टिब्यूल्स, अगला होता है ग्रीन ग्लैंड्स और एंटीनल ग्लैंड्स, और लास्ट होता है किडनी। प्रोटोनेफ्रिडिया किस में मिलता है? एग्जांपल देख लेते हैं, प्लेटिहेल्मिंथस, रोटिफर, सिफेलोकॉर्डेट और एम्फियोकस। इनके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि किस टाइप, कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, तो वो कौन होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया। किस किस में? प्लेटिहेल्मिंथस, रोटिफर, सिफेलोकॉर्डेट और एम्फियोकस। इनसे जो नीचे वाले हैं वो तो डायरेक्ट बॉडी सरफेस से कर देंगे। फिर आया इनसे थोड़ा और अच्छा इवॉल्व हुआ, थोड़ा और अच्छी करेक्टरिस्टिक्स वाला, विशेषताओं वाला नेफ्रिडी आया। और ये किन में दिखने को मिलता है? एनालिड्स, यानी अर्थवॉर्म के अंदर जो उनके पास
एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो उत्सर्जी अंग है, वो कौन है? नेफ्रीडिया। उसके बाद मेल्फिगियन ट्यूब्यूल किस में मिलते हैं हमें? कॉकरोच, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, कॉकरोच के अंदर क्या मिलता है? मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। उसके बाद ग्रीनलैंड और एंटिनल ग्लैंड्स हमें कहाँ देखने को मिलती है? प्रॉन और क्रस्टेशियंस के अंदर। प्रॉन जिसे हम पेलमोन भी कहते हैं, और ये आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। तो क्रस्टेशियन जितने होते हैं और जो प्रॉन होते हैं, उनके अंदर ग्रीनलैंड और एंटिनल ग्लैंड्स रोल प्ले करती हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन का। और लास्ट जो किडनी है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? जितने भी हमारे पास कशेरुकी जीव है वर्टिब्रेट्स के अंदर, हमें क्या देखने को मिलेगा? किडनी। तो ये हमारे पास हो गए टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स, विद एग्जाम्पल हो गए। अब हमने जो यहाँ पे स्टडी करनी है, अब आपको पता है आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, तो आपको यहाँ पे ह्यूमंस के ही सारा स्टडी करनी है। तो यहाँ हम बात करते हैं अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन आल्सो टर्म्ड हैज़ ऑर्गन ऑफ होम्योस्टासिस। तो कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन को एक तरीके से आप क्या नाम दे सकते हो? जो उत्सर्जी अंग है उसको आप एक तरीके से क्या बोल सकते हो? ऑर्गन ऑफ द होम्योस्टासिस, यानी होम्योस्टासिस का अंग क्या बोल सकते हो? होम्योस्टासिस का मतलब क्या? शरीर के अंदर स्थिरता बनाए रखना, चेकिंग करना, मतलब पूरी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस बनाए रखना। द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज ह्यूमन इज किडनी। तो ह्यूमन के अंदर जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो आपका उत्सर्जी अंग है, वो कौन है? किडनी है। किडनी को क्या बोलते हैं हिंदी है? वृक्क, वक्र, वृक्क। तो अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर स्किन, लिवर, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और कहता है इसके अलावा भी हमारी बॉडी के अंदर उत्सर्जी अंग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आपकी त्वचा यानी स्किन, लीवर हो सकते हैं, लंग्स होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे सारे क्या उत्सर्जन तो कर ही रहे हैं, है ना? स्किन भी करती है, आपको पता है पसीना बाहर निकालती है, लीवर भी बहुत सारी चीज़ों को निकालता है, लंग्स भी निकालता है, और आपकी जो इंटेस्टाइन है वो भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सक्रीट आउट करती है, बाहर निकालती है। आपके जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालते हैं ये सारे अंग। तो किडनी के अलावा कौन कौन सा हो सकता है? स्किन, लीवर, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स। तो आपका जो मनुष्यों का जो उत्सर्जी अंग है उसमें आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहली, 2 किडनी एंड देयर ब्लड सप्लाई। सेकंड, अ पेयर ऑफ यूट्रस। और थर्ड इज़ यूरिनरी ब्लैडर। और फोर्थ इज़ यूरिथ्रा। तो उसमें आप ये 4 हिस्सों से मिलकर आपका क्या बनता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है, पूरा आपका उत्सर्जी तंत्र बनता है। 2 किडनी, 2 किडनी मिलती हैं आपको, देयर ब्लड सप्लाई, और साथ में उनके अंदर जितनी भी जो वाहिकाएँ हैं ब्लड की जो सप्लाई हो रही है उनको। उसके बाद एक जोड़ी आपको यूरिटर मिलेगा, उसके अलावा एक यूरिनरी ब्लैडर मिलेगा, और लास्ट में आपको एक यूरिथ्रा मिलेगी, राइट? तो ये 4 चीज़ों से मिलकर आपकी जो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बनता है। अब बात करते हैं लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। लोकेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। तो ईच इंडिविजुअल नॉर्मली हैज़ 2 किडनी। प्रत्येक इंडिविजुअल के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर नॉर्मली हैज़ 2 किडनीज। मतलब अगर हम इंडिविजुअल मतलब एक प्रत्येक मनुष्य के अंदर, प्रत्येक आदमी के अंदर आपको हमेशा 2 किडनी मिलेंगी। लोकेटेड, जिनकी जो स्थिति है, LOCATED, जिनकी जो लोकेशन है वो कहाँ है? लेटरली ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। उनकी जो लोकेशन है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? लेटरल, पार्श्व जगह पर, जो आपका किनारा वाला हिस्सा जहाँ पर आपकी डॉर्सल और वेंट्रल साइड चिपक मिलती है आपस में, राइट? तो लेटरली ऑन द आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, मतलब आपकी जो वर्टिब्रल जो कशेरुक दंड है उसके लेटरल साइड पर, दोनों जगह पर, दोनों साइड जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइड आपको मिलेगा। क्या बोल रहा है कि जो आपकी किडनीज है वो आपको कहाँ मिलेंगी? आपके कशेरुक दंड की दोनों के लेटरल साइड पर। मतलब क्या हुआ? इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ कि जैसे ये आपका कशेरुक दंड है, मतलब आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, तो उसकी लेटरल साइड पर एक एक इस साइड होगा और एक इस साइड होगी। क्लियर होगी बात? तो ये आपकी लेटरल, डॉर्सल और वेंट्रल साइड क्या होती है? जैसे अगर मैं बात करूँ, तो ये जो बैक साइड होती है अभी, ये जो पीछे की बैक साइड है ये आपकी होती है डॉर्सल, और जो आपका आगे का फ्रंट होता है वो क्या कहलाता है? वेंट्रल, है ना? तो और जो किनारे का साइड होता है, जो आपकी दोनों साइड का जो किनारी है, मतलब आपकी जो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो लेफ्ट और राइट साइड ये जो किनारा वाला जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं लेटरल साइड, पार्श्व, है ना?
ये आपकी होती है लेटरल साइड। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर आपकी क्या होगी, ये होगी राइट किडनी और ये होगी आपकी लेफ्ट किडनी। इतनी बात समझ होगी? चलिए, तो ये बात आपको समझ आ गई कि किडनी की लोकेशंस क्या है। तो कहते हैं हर एक इंसान के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर दो किडनी मिलती हैं और दोनों कहाँ होती है, लेटरली ऑन द साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जो आपका कशेरुकदंड है उसके साइड में मिलती हैं। और द लेवल ऑफ T12 एंड L1 एंड L2, ये जो आपका क्या है, इनकी लोकेशन बताई हुई है। तो लेवल ऑफ T12, ये जो आपके वर्टिब्रल कॉलम है, कशेरुकदंड की जो हड्डियाँ उसमें उनकी नंबरिंग है, ये थोरैकिक 12 और ये आपकी है लेब्रम 1 और L2, मतलब ये नंबरिंग दी हुई है, यहाँ पर वो स्थित होती है ना। तो और आपको पता है जो आपके कशेरुकदंड में थोरैकिक और लेबोरल, ये L1 और L2 उनकी पोजीशन है, T12 L1 एंड L2। तो ये उसकी लोकेशन है। इन ह्यूमन राइट किडनी इज एट स्लाइटली लोअर लेवल देन द लेफ्ट किडनी। वो कहता है जो ह्यूमन के अंदर जो आपकी राइट यानी कि जो दाईं वाली जो आपकी किडनी है, वो हल्की सी थोड़ी सी नीचे होती है, किसके कंपैरिजन में, लेफ्ट किडनी के। व्हेन द रैबिट की जो राइट किडनी होती है इज एट हायर, स्लाइटली हायर लेवल देन लेफ्ट किडनी। लेकिन जो रैबिट की राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है लेफ्ट वाली किडनी से। देखो मनुष्य में क्या होता है, जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी क्या है, नीची है लेफ्ट वाली किडनी से। लेकिन उल्टा किस में, रैबिट के अंदर क्या है, थोड़ी सी राइट वाली किडनी ऊपर है कंपैरिजन कहाँ पर, लेफ्ट किडनी के बजाय। राइट, आगे देखते हैं। कहते हैं डॉर्सल सरफेस ऑफ द किडनी इज अटैच टू द डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल। वो कहता है जो डॉर्सल सरफेस है, जो अधर सतह है किडनी की, वो किससे अटैच होती है, डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल के साथ। किससे अटैच होती है, डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल, जो आपकी पेट की जो एब्डोमिनल वॉल होती है, जो आपका एब्डोमिनल जो आपका पेट है उसकी जो वॉल है उसके साथ वो चिपकी होती है। सो ओनली इट्स वर्टिबल सरफेस इज कवर्ड बाय द विसरल पेरिटोनियम। तो विसरल पेरिटोनियम क्या होता है, विसरल पेरिटोनियम होती है जो आपकी किडनी के ऊपर जो कवरिंग चढ़ी होती है उसे कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। राइट, और ये सिर्फ किस तरफ, अब एक सरफेस तो चिपका हुआ है, जो वेंट्रल सरफेस है, जो पृष्ठ सरफेस है वही आपको दिख मतलब खाली है, तो उसके ऊपर क्या चढ़ी होती है, विसरल पेरिटोनियम की कवरिंग। तो किडनी इज कॉल्ड एज ए रिट्रो पेरिटोनियल किडनी और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल किडनी। तो इस वजह से हम किडनी का एक नाम और पुकार सकते हैं, रिट्रो पेरिटोनियल किडनी या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल किडनी। बात क्लियर होगी? तो जो मेमेलियन किडनी है, जितनी भी स्तनधारी किडनी होती है, आर बीन शेप्ड, उसका आकार कैसा होता है, राजमा, जैसे राजमा का शेप होता है ना, बीन, बीज की तरह, और डार्क ब्राउन कलर की होती है, और विद टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और इसके अंदर आपको टफ फाइब्रस फाइबर का बना हुआ जो संयोजी ऊतक है वो आपको बहुत अधिक मात्रा में इसके अंदर मिलेगा, और कवरिंग द कैप्सूल, और वो चारों तरफ से कैप्सूल को कवर करती है। इतनी बात क्लियर होगी? आगे देखते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है, अब आपको दिख रहा है कि ये कैसा है, बीन शेप की आकृति में। तो ये सारी चीज़ें हमने बना लेनी है। तो ये हमारे पास क्या है, यूरिटर, जिससे आपका सारा का सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आगे यूरिनरी ब्लैडर में खुलेगा जाके। तो ये आपका ये वाला हिस्सा क्या आ गया, ये जो आपको दिख रहे हैं ना बीच बीच में, मैं आपको बता देता हूँ उसको एक बार। ये बीच बीच में यहाँ पे ऐसे पिरामिड्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं, पिरामिड्स, इन्हें कहते हैं पिरामिड्स। राइट, उसके बाद ये होता है रीनल कॉर्टेक्स, नीचे वाला, इस यहाँ तक वाला हिस्सा कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। उसके बाद ये जो बीच में जो आपको रिक्त स्थान दिख रहा है, ये वाला रिक्त स्थान और ये वाला जो स्पेस दिख रहा है उसे कहते हैं रीनल कॉलम्स ऑफ ब्रिटिनी। क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। बर्टीनी कोई साइंटिस्ट है जिन्होंने ये डिस्कवर की थी, तो उसके बारे में बताया था। ये जो बीच में जो खाली स्थान दिख रहा है ना उसे कह रहा है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये सारा जो हिस्सा है इसे कहते हैं मेड्यूला, और बाहर वाला जो कैप्सूल है उसे कहते हैं रीनल कैप्सूल। ये वाला जो हिस्सा आया उसे बोलेंगे पेल्विस। क्या बोलेंगे, पेल्विस, इसे बोलेंगे पेल्विस। उसके बाद आ गया, ये हो गया रीनल पैपिला।
और ये हो गया यूरेटर। इतनी बात क्लियर होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपकी लोकेशन बात कर रहा है। इस तरीके से आपकी किडनी यहाँ पे लगी हुई है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये दोनों लेटरल साइड पर लगी हुई हैं। इसके ऊपर ये हमारी लेफ्ट किडनी है और ये राइट किडनी है। लेफ्ट किडनी के ऊपर आपको क्या बना हुआ है, सुप्रा रीनल ग्लैंड। कौन सी है ये, सुप्रा रीनल ग्लैंड। उसके अलावा ये जो क्रॉस क्रॉस वाली जो आपको कैनाल दिखाई दे रही है, पाइप दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं, ये इंटीरियर वेना केवा है। ये कौन है, इंटीरियर वेना केवा। उसके अलावा रीनल आर्टरीज है, रीनल वेन जा रही है, एक से ब्लड जाएगा और दूसरा ब्लड लेके आएगा, मतलब ये फिल्ट्रेशन के लिए जा रहा है और फिल्ट्रेट होके वापस आ रहा है। उसके बाद ये आपके पास आयोटा आ जाएगी। फिर ये दोनों में से क्या निकलेंगे, यूरेटर, एक लेफ्ट यूरेटर और दूसरा राइट यूरेटर। उसके बाद नीचे ब्लैडर है जिसमें सारा का सारा यूरिन आके इकट्ठा होगा और आगे आगे जाके ये यूरिथ्रा से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, मतलब बाह्य जो संरचना है किसकी, यूरिनरी सिस्टम की। और ये आप देख रहे हो, आपके पास अब आ गया ये टीएस काट दी हमने अपनी किडनी की। तो यहाँ पर आपको ये पिरामिड दिख रहे हैं, इसे कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। क्या बोलते हैं इनको, मेडुलरी पिरामिड। ये माइनर कैलेक्स आ गया, ये मेजर कैलेक्स आ गए, फिर ये कॉर्टेक्स आ गया, ये रीनल पैपिला आ गया और ये पेल्विक्स आ गया, ये यूरिथ्रा। तो उसको आप अच्छे से बना लें डायग्राम को, इसको आप जूम करके भी देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, राइट। तो इस तरीके से आपकी किडनी का डायग्राम। आगे चलते हैं। अब वो क्या है, अब किडनी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ईच किडनी मैयर 10 सेंटीमीटर लेंथ। तो हर एक किडनी की जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर वो लंबी होती है, 5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है, 3 सेंटीमीटर उसमें थिकनेस होती है, मोटाई होती है। और इसका जो वेट है वो लगभग 125 से लेकर 170 ग्राम तक होगा एक एडल्ट, एक वयस्क आदमी के अंदर, ठीक, मनुष्य के अंदर। लेटरल सरफेस ऑफ किडनी इज़ कॉन्वेक्स। जो उसका किनारे वाला सरफेस है, लेटरल वाला जो सरफेस है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स, ठीक। और जो मिडल सरफेस है वो कैसा है, कॉनकेव है, ठीक, उत्तल और अवतल। और ऑन द कॉनकेव मार्जिन ऑफ द किडनी, जो किडनी का जो कॉनकेव मार्जिन वाला जो हिस्सा है वो कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल ओपनिंग कॉल्ड एज हीलियम, हिलियस रेनिलस, उसे कहते हैं हिलियस। कॉनकेव वाला जो गुफा वाला, जैसे इसमें देखें ये लिखा हुआ ना हिलियस, इसे कहते हैं हिलियस, HILUS, हिलियस या हीलियम। ये जो अंदर वाला, अंदर जैसे आपको दिख रहा है ना, ये अंदर वाला क्या कॉनकेव है और ये बाहर वाला क्या है, कॉन्वेक्स है। ये कॉन्वेक्स है और ये अंदर वाला क्या है, कॉनकेव। तो ऑन द कॉनकेव मार्जिन ऑफ द किडनी लॉन्गिट्यूडनल ओपनिंग, लंबी सी ओपनिंग होती है जिसे हीलियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, हीलियम, HILU, हीलियम। और वैसे इसका नाम पूरा नाम है हिलियस रीनेलिस, RENALIS, हिलियस रीनेलिस। और ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद हीलियम लीड टू अ फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड एज ए रीनल पेल्विस। हीलियम आगे जाके किससे मिल जाता है, रीनल पेल्विस से मिल जाता है, RENALPELVI, रीनल पेल्विस से मिल जाता है। कहाँ है रीनल पेल्विस, ये आपका, ये हीलियम वाला रीजन है और ये आगे जाके किससे मिल जाता है, पेल्विस के साथ। ये पेल्विस से मिल जाता है, ये इसमें नहीं दिखेगा, इसमें दिख रहा है। तो ठीक है, ये आपकी पेल्विस से आके मिल गया। आगे देखते हैं। तो हीलियम लीड टू मतलब मिल जाता है एक फनल, फनल मतलब एक कीप के आकार की आकृति के साथ, जिसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस। तो थ्रू दिस रीनल आर्टरी एंड नर्व एंटर वाइल रीनल वेल एंड यूरेटर लीव द किडनी। तो यहाँ ये जो हीलियम वाला जो रीजन है, इस रीजन में एक तो रीनल आर्टरी एंटर करेगी और जो नर्व है वो बाहर निकल जाएगी, है ना, किडनी से। किडनी टिश्यू सराउंडिंग द पेल्विस इज अरेंज्ड इन एन आउटर फंक्शन लेयर। अब वो कह रहा है कि जो, तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो हीलियम है वो आगे जाके किससे मिल जाता है, रीनल पेल्विस के साथ। जो किडनी के अंदर जो टिश्यू है सराउंडिंग द पेल्विस इज अरेंज्ड इन एन आउटर फंक्शनल लेयर एंड इनर फंक्शनल लेयर। वो कहता है जो किडनी के अंदर आपको जो टिश्यू मिल रहा है सराउंडिंग द पेल्विस, वो पेल्विस को चारों तरफ से उसने घेरा हुआ होता है। और वो कैसे अरेंज होता है, हैज़ एन आउटर फंक्शनल लेयर एंड हैज़ एन इनर फंक्शनल लेयर। बाह्य क्रियात्मक जो उसकी लेयर होती है
और इनर आंतरिक क्रियात्मक जो पंक्ति होती है उसके रूप में। ठीक, क्लियर होगी बात। तो रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला, तो जो आउटर फंक्शनल लेयर है उसका नाम है रीनल कॉर्टेक्स और जो इनर फंक्शनल लेयर है वो है रीनल मेड्यूला। मतलब जो किडनी का जो टिश्यू है जो पेल्विस को सराउंड कर रहा है वो कैसे अरेंज होता है, दो तरीके से। एक तो होता है आउटर फंक्शनल लेयर, एक होता है इनर फंक्शनल लेयर। जो आउटर यानी बाहर की तरफ जो लेयर है उसका नाम होता है रीनल कॉर्टेक्स, जो अंदर की तरफ इनर फंक्शनल लेयर है उसका नाम होता है रीनल मेड्यूला। क्लियर होगी बात। कहता है प्रोजेक्शन ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स इनटू द मेड्यूला कॉल्ड द रीनल कॉलम ऑफ बेरेटिनी। हमने डायग्राम में देखा था रीनल कॉलम ऑफ बेरेटिनी कहाँ है, ये देख लेते हैं एक बार। ये देखो, ये रीनल कॉलम ऑफ बर्तिनी, ये कॉलम्स बने हुए ना अंदर बीच बीच में, ये जो कॉलम्स बने हैं इन्हें कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्तिनी। तो वो कहता है प्रोजेक्शन, जो ये प्रोजेक्शन निकले हुए बाहर की तरफ उभरा हुआ जो हिस्सा है ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स इनटू द मेड्यूला। तो रीनल कॉर्टेक्स का जो मेड्यूला के अंदर, मतलब रीनल कॉर्टेक्स का जो उभरा हुआ जो प्रबर्ध है या जो हिस्से हैं किसके अंदर, रीनल मेड्यूला के अंदर, उन्हें हम कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ द बर्तिनी। ठीक, रीनल मेड्यूला, ये अभी बात की थी हमने, रीनल मेड्यूला कौन सा है, आउटर फंक्शनल लेयर है, और रीनल कॉर्टेक्स क्या है, रीनल कॉर्टेक्स है आउटर फंक्शनल लेयर, और रीनल मेड्यूला क्या है, इनर फंक्शनल लेयर। तो जो रीनल मेड्यूला है यानी इनर फंक्शन जो लेयर है फॉर्म द कॉनिकल पिरामिड शेप मास। तो इनके अंदर क्या बन जाता है, एक पिरामिड आकृति का एक मास टुकड़ा बन जाता है जिसका नाम है मेडुलरी पिरामिड और रीनल पिरामिड्स। ये वाले ये बने ना, पिरामिड बन गए। तो ये अंदर वाला इनर मेडुलरा रीजन है, ये हमारा रीनल मेडुला है। तो मेडुलरी पिरामिड और द रीनल पिरामिड विच प्रोजेक्ट इनटू द रीनल पेल्विस, जो कहाँ जाके घुसे हुए हैं, प्रोजेक्ट किसकी तरफ किया उन्होंने, उनका मुंह किस साइड है, रीनल पेल्विस की तरफ। तो अगर ह्यूमन की बात करें तो आपको ये पिरामिड कितने मिल सकते हैं, 8 से 12 ह्यूमन के अंदर, और रैबिट के अंदर कितना होता है, सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है। रैबिट के अंदर कितने होंगे, सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा, ये आपने याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट, फंक्शनल यूनिट ऑफ द मेमेलियन किडनी कॉल्ड द नेफ्रॉन्स। और किडनी के अंदर जो जितनी भी स्तनधारी जीवों के अंदर जो किडनी मिल रही है आपको, उनके अंदर जो फंक्शनल इकाई है, जो आपकी क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट जो है वो कौन है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन काम करते हैं अंदर किडनी के अंदर, कौन है, नेफ्रॉन। अरेंज इन ए रेडिएटिंग फैशन, वो कैसे अरेंज एक दूसरे के साथ, रेडिएटिंग फैशन के रूप में अरेंज है विद रीनल पिरामिड्स। किसके साथ, रीनल पिरामिड के अंदर वो रेडिएटिंग फैशन की फॉर्म में आकृति में लगे हुए हैं। यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय ईच नेफ्रॉन एम्प्टीज इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। जितनी भी यूरिन नेफ्रॉन के अंदर बनती है वो सारी की सारी खाली हो जाती है, किसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खाली हो जाती है, और वहाँ से पासिस थ्रू द पेपिला, वो पेपिला के थ्रू वहाँ पहुँचाई जाती है इनटू द रीनल कैलेक्स। कहाँ पहुँचाई जाती है, रीनल कैलेक्स के अंदर। ड्रेन यूरिन इन सेंट्रल कैविटी ऑफ द रीनल पेल्विस। ड्रेन मतलब उसको वहाँ पर छोड़ दिया जाता है यूरिन को, कहाँ पर, इन दी सेंट्रल कैविटी, जो उनकी केंद्रीय गुहा होती है रीनल पेल्विस के अंदर। क्या बोल रहा है कि जो यूरिन हुई जो कहाँ बनी, कहाँ पे प्रोड्यूस हुई, नेफ्रॉन के अंदर बनी, उसे खाली कर दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और पासिस थ्रू पेपिला, और वो पेपिला के थ्रू गुजरती है रीनल कैलेक्स के द्वारा, उसे सेंट्रल कैविटी ऑफ रीनल पेल्विस में छोड़ दिया जाता है। आगे देखते हैं। यूरिन पासिस फ्रॉम द पेल्विस इनटू यूरिटर, बोथ यूरिटर ओपन थ्रू सेपरेट ऑब्लिक ओपनिंग इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। वो कहते हैं जो यूरिन है वो पासिस मतलब गुजरती है पेल्विस से होती हुई यूरिटर में पहुंचती है। दोनों के दोनों यूरिटर, एक तो लेफ्ट साइड से यूरिटर आ रहा है, पाइप आ रही है, और एक राइट साइड किडनी से यूरिटर आ रही है, वो दोनों के दोनों सेपरेट ओपनिंग, अलग अलग, उन दोनों की ओपनिंग जो है वो अलग अलग होती है, और उन जो ऑब्लिक मतलब जैसे ऑब्लिक का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं आपको डायग्राम से समझाऊं, जैसे यहाँ से आई एक, यहाँ से यूरिटर आई, और वो इस तरीके से ऐसी उनकी ओपनिंग होती है। ये दोनों इनकी ओपनिंग कहाँ पे खुलती है, ब्लैडर के अंदर। ये आपका ब्लैडर है, तो दोनों की क्या होगी, यहाँ पर ऑब्लिक ओपनिंग होगी। तो ये क्या है कि थ्रू द सेपरेट ऑब्लिक ओपनिंग इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, तो आपका वो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएंगे, राइट। और ऑब्लिकेटी ओपनिंग्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द यूरिन। तो ये जो ऑब्लिक ओपनिंग है
यूरिटर की, ये जो यूरिटर आ रहा है ये आपकी किडनी है, और किडनी से एक पाइप आ रही है ब्लैडर के अंदर, और इनकी जो ओब्लिक ऐसी ऐसी ओपनिंग होती है। इससे क्या होता है कि जो यूरिन है वो जब ब्लैडर में आ गया आपके, उस ब्लैडर के अंदर यूरिन पहुंच गया, वो वापस नहीं जाएगा, इसके फ्लो को वो रोक देता है, ठीक है, बैक फ्लो को रोकता है। समझ आ गई बात? तो ऑब्लिक्विटी यानी कि जो ये ऑब्लिकपन है, ये जो तिरछापन है ओपनिंग का, जो छिद्र का, वो क्या करता है, बैक फ्लो, यूरिन के बैक फ्लो को रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है। इन ह्यूमन टू स्पिंचर्स प्रेजेंट, ह्यूमन के अंदर दो स्पिंचर उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। एक होता है इनर, एक होता है आउटर। इनर वाले का नाम होता है इंटरनल स्पिंचर, और बाहर वाले का नाम होता है एक्सटर्नल स्पिंचर, मेड अप ऑफ द इनवॉलेंट्री मसल्स, और ये बना होता है वॉलेंट्री मसल से। मतलब ये बना हुआ होता है इनवॉलेंट्री मसल से, और ये वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री जो अपने आप ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं जो अपने आप काम करती हैं, और वो ये वॉलेंट्री मसल जो जिसपे ऊपर कंट्रोल होता है। ओपनिंग ऑफ द ब्लैडर इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्पिंचर्स। तो ब्लैडर की जो ओपनिंग होती है आगे जाके वो स्प्लिंचर्स के थ्रू कंट्रोल होती है, और उनके ऊपर क्या लगा होता है, सर्कुलर मसल्स लगी होती हैं। सब मसल्स मतलब पेशियाँ लगी होती हैं, स्पिंचर, SPHINCTERS, स्पिंचर्स। तो अब हम पाथ की बात कर लेते हैं कि जो यूरिन है कैसे कैसे। नेफ्रॉन में यूरिन बनी, वो कलेक्टिंग डक्ट की हेल्प से पेपिला में पहुंची, पेपिला से वो रीनल कैलिक्स में आई, रीनल कैलिक्स से वो रीनल पेल्विस में पहुंचा, उसके बाद यूरिटर में आया, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा से होते हुए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर ओपन इनटू ए मेम्ब्रेनस डक्ट। अब जो आपका ब्लैडर है जिसके अंदर यूरिन सारा इकट्ठा हो गया है आपका, वो अब आगे जाके एक मेम्ब्रेनस डक्ट के अंदर, एक नलिका के अंदर खुलता है, जिसे यूरिथ्रा कहते हैं। यूरिथ्रा आगे जाके लीड एंड टू द पेल्विस, मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर वल्वा। तो जो यूरिथ्रा है वो उसका जो आगे जाके जो कनेक्शन है वो किसके साथ होता है, पेल्विस के साथ। अगर मेल की बात करें, मेल जो ह्यूमन है उसके अंदर वो पेनिस के साथ, वो उसकी आगे जाके पेनिस की हेल्प से वो शरीर से उसको यूरिन को बाहर निकाल देगा, और फीमेल के अंदर वो वल्वा की हेल्प से यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो यूरिथ्रा के 3 पार्ट होते हैं, प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, और पेनिल यूरिथ्रा। ये 3 इसके हिस्से होते हैं, प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, और पेनिल यूरिथ्रा। तो थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।